हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का पुनः एक बार इस चैनल के माध्यम से उपस्थित हैं और इस चैनल के माध्यम से आप सभी को हार्दिक आभार एवं अभिनंदन करता हूं। मैं आपका होस्ट दोस्त एमडी मुश्ताक हाशमी आप सभी के समक्ष एक बार पुनः एक नए सेशन के साथ, और ये आपका सेकेंड वीडियो होगा। इस सेकेंड वीडियो के माध्यम से हम कुछ बेसिक पढ़ेंगे और बेसिक पढ़ने के बाद हमने जो वादे किया था उन वादे पे विथ स्टैंडर्ड उतरेंगे और वन बाय वन उन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ चार पंक्तियाँ आपको सुनाना चाहते हैं कि किसी ने क्या खूब कहा है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति की हम बात करते हैं तो दो टाइप के व्यक्ति होता है। सबसे फर्स्ट व्यक्ति जो महान होता है और एक वो व्यक्ति जो कद से या पद से दोनों क्षेत्र में छोटा होता है। इसलिए कहा जाता है कि एक महान व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के प्रति कठोर होता है, जबकि एक छोटा व्यक्ति किसी दूसरे के प्रति कठोर होता है। पर दोनों में एक छोटा सा अंतर है, एक छोटा सा डिफरेंस है, एक छोटा सा विभिन्नताएं हैं। और वो विभिन्नताएं क्या है कि किसी भी व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो चाहे वो महान हो, वो महान व्यक्ति तभी महान बना है जब उसके अंदर आत्म अनुशासन जो है, आत्म अनुशासन की एक पहचान हो, एक अपना अनुशासन की पहचानता को दिखाते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ा हो। इसलिए कहा जाता है कि महान व्यक्ति जो होता है वो हमेशा अपने व्यक्तित्व के प्रति कठोर होता है, लेकिन एक छोटा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति कठोर होता है। दोनों में अंतर सिर्फ और सिर्फ उनके चिंतन, मनन, सोच और विचार के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सोच क्या है, आपका थॉट क्या है, आप किसी दूसरे के प्रति क्या सोच रहे हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो, हमेशा सकारात्मक सोचो और पॉजिटिव सोचते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि जो व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है उसके जीवन में ही पॉजिटिव होता है। यदि जो व्यक्ति नेगेटिव सोचेगा, याद रखिएगा उसके जीवन में हमेशा नेगेटिव ही होगा। यदि कभी वो कुछ पॉजिटिव करना चाहता है और माइंड सेट उसका नेगेटिव है तो नेगेटिव ही होगा। इसलिए आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव देखना है और पॉजिटिव सुनना है। नेगेटिव चीज़ों को भी पॉजिटिव में ही चेंज करना है, नेगेटिव चीज़ों को भी पॉजिटिव में ही सुनना है। ये चीज़ें अपने आप पे एक धैर्यता के साथ, एक संलग्नता के साथ, एक आत्मनिर्भरता के साथ उसको सोचो, समझो और पॉजिटिव वे को अपनाओ और अपने जीवन में बढ़ो। तो याद रखिएगा, महान व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के प्रति कठोर होता है और एक छोटा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व के प्रति कठोर होता है, क्योंकि उसका और उसमें और उसमें दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो आइए without waste your time, get started your topic today. The topic today name is what is English. जैसे आप थंबनेल में आप देख पा रहे हैं कि इस थंबनेल के माध्यम से इसमें दिखाया गया है कि सबसे फर्स्ट में हम समझेंगे एक एक पॉइंट को और एक एक पॉइंट को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिएगा सबसे फर्स्ट में यहाँ पे है, देख लीजिएगा व्हाट इज इंग्लिश। ये है क्या, ये क्या है? इन चीज़ों को देखते हुए जितने भी बिहार बोर्ड के बच्चे जो हैं, उन्हें बिहार बोर्ड के बच्चे को यदि आपसे पूछा जाए इस सब्जेक्ट के प्रति, उनके मन में इतना भय बना होता है, इतना डर बना होता है कि मैं तो 10th तक पढ़ा नहीं हूँ, मुझे 11th या 12th में जब जाएंगे तो पता ना हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो याद रखिएगा, दुनिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो मानव नहीं कर सकता है। यदि उसके मन में एक सपने को संजोया है, एक सपने को देखा है और वो सपने पॉजिटिव वे में देखा है, तो यकीनन मानिए कि जो आप चाहोगे वही होगा, जो आप चाहोगे वही होगा। इसलिए यहाँ पे आपको इन सब्जेक्ट से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं हूँ ना, मैं आपका एक छोटा भाई, एक कहा जाता है कि एज अ टीचर, एज अ यंगर ब्रदर, एज अ एल्डर ब्रदर, एक बड़े भाई के नाते, एक छोटे भाई के नाते, एक चाचा के नाते, एक गाइडेंस के नाते, एक टीचर के नाते हम एक एक टॉपिक को समझाएंगे, एक एक चीज़ों को समझाते हुए आपको आगे बढ़ेंगे, ताकि हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं हो आपके पास तो उन समस्याओं का समाधान मैं
कर सकूं। याद रखिएगा, कोई भी समस्या हो विदाउट हेजिटेशन के साथ बेहिचक आप मुझसे पूछो, या तुमको पूछने में शर्म आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछो कि भाई ये क्वेश्चन है क्या, ये बनेगा कैसे, इसको नहीं समझ में आया इसको फिर से समझा दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। पर जब तक आपको समझ में आएगा नहीं, जब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि समस्याएं जैसे जैसे छोटी समस्याएं एक समय के बाद वो समस्याएं बड़ा समस्याएं हो जाती हैं। इसलिए जिस वक्त आपके पास समस्या हो उसी वक्त उस समस्या का समाधान कीजिए, वरना वो समस्या एक दिन आत्मघात के रूप में, वो समस्या एक घातक के रूप में वो आपका तब्दील हो सकता है, वो चेंज हो सकता है। इसलिए जो समस्याएं हैं उन्हीं समस्याओं के माध्यम से आपको आगे बढ़ना है, उन समस्याओं का समाधान करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन में सबसे फर्स्ट में देखिएगा, सबसे फर्स्ट में आपके साथ है, सबसे फर्स्ट में क्वेश्चन है व्हाट इज इंग्लिश। ये है क्या भाई, ये है क्या? आखिर डेफिनेशन तो याद करते हैं, पर मैं डेफिनेशन याद करने दूंगा नहीं। यदि आप कीजिएगा तो फिर भी याद नहीं करने देंगे, क्योंकि डेफिनेशन आपको याद नहीं करना है, एक एक वर्डों को समझना है और खुद से माइंड में एक माइंडसेट, एक इमेज बनाना है, और उन इमेज के माध्यम से आपको एक एक डेफिनेशन को, एक एक डेफिनेशन हो, उस डेफिनेशन को समझना है बना कैसे है, उसका सीक्वेंशियल पोजीशन क्या है, उसको अरेंजमेंट कैसे किया गया है, उसको सजाया कैसे गया है, उन शब्दों को सीक्वेंस को समझेंगे। क्योंकि याद रखिएगा, मैं आपको बताऊंगा सेंटेंस बनते कैसे हैं, सेंटेंस का फ्रेमिंग क्या होता है, सेंटेंस में किस किस टाइप के सेंटेंस होते हैं, उन सेंटेंस को, कौन से सेंटेंस को क्या कहा जाता है, इन सबको हम समझेंगे, बुझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो देखिएगा, इसके सामने आपके समक्ष 3 टाइप्स के डेफिनेशन को रखा गया है। इन डेफिनेशन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, कोई समस्याएं होती हैं तो पुनः आप पूछिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए, ठीक है। तो एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आपको पिछले वीडियो जो मैंने 1-2 दिन बिफोर जो वीडियो में बनाया था, उस वीडियो में यदि किसी प्रकार की आपको समस्याएं हैं तो आप समस्याओं को पूछिए। दूसरा रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन बच्चों को भी फायदे हो सके जो बच्चे चाह कर भी अपने एजुकेशन में पीछे हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि उन बच्चों के उद्देश्य नहीं है जो आगे बढ़ चुके हैं, मेरा उद्देश्य उन बच्चों के लिए है जो बच्चे पैसे की वजह से किसी कोचिंग संस्था में नहीं जा पाते हैं, या पैसे की वजह से अपने एजुकेशन को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्ज नहीं देना है, एक पैसे भी आपको चार्ज नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियो है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यदि आपको पसंद आए तो जोर से इस लाइक का बटन भी दबा दीजिए। तो ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट में इसका फर्स्ट डेफिनेशन देखेंगे कि देखिएगा, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। देखिएगा ध्यान से, हमने क्या कहा कि इंग्लिश जो है, जिस सब्जेक्ट की बातें करते हैं, ये क्या है, कुछ नहीं है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। और इस अंतर्राष्ट्रीय भाषा है तो क्यों है, इससे फायदे क्या है, क्या फायदे हैं भाई? हिंदी भाषा है, भोजपुरी भाषा है, आपके साथ ये कन्नड़ भाषा है, गुजराती भाषा है, हिंदी बहुत राष्ट्रभाषा यानी राज्य भाषा के रूप में जाना जाता है। तो फिर इस भाषा की क्या आवश्यकता हो गया, आखिर क्या कमी रह गई कि हमें इस भाषा की आवश्यकता पड़ रहा है? तो याद रखिएगा, अब जिस हिंदी भाषा की बात करते हैं, जिस भोजपुरी भाषा की बात करते हैं, तो ये भाषाएं जो है एक सीमित क्षेत्र में इसका यूज किया जाता है, पर ये भाषा का यूज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जाता है। क्योंकि आपकी जो भाषा है वो भाषा उन लोगों की नहीं है, तो आप अपने बातों को आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं, आप अपनी बातों को उसके समक्ष नहीं रख सकते, उसके सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, वो अपने भाषाओं को आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर सकता है कि आपके मन में क्या है, उसके मन में क्या है। तो हमें अपने देश के अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है ना जी, अपने देश के जो आपका विदेशी मुद्रा भंडार है उसको बढ़ाना है ना जी, तो एक देश को सतत विकास के राह पर लेकर जाना है ना जी। तो हमें इन भाषा की आवश्यकता है, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इन भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ये भाषा क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। ध्यान से सुनो, ये भाषा क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है तो क्या करता है भाई, तो देखो विच माने इसका मीनिंग क्या होता है, जो
जो कनेक्ट्स जोड़ता है, देखो अंत में एस या ईएस है, दिखाई देगा, जिसके साथ एस या ईएस आता है तो ये क्या होता है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है, पांचवा फॉर्म होता है। और इसके अंत में जब जिसमें भी एस या ईएस आता है तो उसके साथ ता, ते, ती, यानी ता है, ती है और ते है, किस सेंस में उसका मीनिंग को, उसका हिंदी फाइंड आउट किया जाएगा। एक एक वर्ड को समझना है, देखिएगा। तो यहाँ पे कहा विच कनेक्ट, जो जोड़ता है, किसको भाई, किसको, तो याद रखिएगा टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, यानी दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों को। जैसे आप इंडियन है, कोई व्यक्ति फ्रेंच का है यानी फ्रांस का है, यदि आप इंडियन है, यूएसए के व्यक्तियों के साथ बातचीत करने का आपका बहुत मन है कि हम उसके साथ बातचीत करें, तो उसके लिए आपको इन भाषाओं का यूज करना होगा, क्योंकि उसे हिंदी तो आती नहीं है, आपको हिंदी आती है तो उसको हिंदी नहीं आती है। यदि उसका क्षेत्रीय भाषा आता हो तो वो क्षेत्रीय भाषा आप नहीं जानते हैं, तो आप दोनों के बीच में एक गैप बनता जाएगा, और जैसे ही गैप बनेगा तो आप एक दूसरे की बातों को समझ नहीं सकते हैं, समझने में असमर्थ हो जाएंगे। तो इसलिए इन दोनों भाषाओं को हटा दिया गया, एक कॉमन भाषा का यूज किया गया, कॉमन भाषा का यूज किया गया। और वो कॉमन भाषा क्या है, तो वो कॉमन भाषा इंग्लिश है। भाई है क्या, तो याद रखिएगा दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। किस लिए, फॉर कम्युनिकेशन, फॉर व्हाट, किस लिए, आखिर भाषा क्या है, क्यों है, कैसे है, क्यों इसका यूज किया जाता है, तो याद रखिएगा इसका यूज किया जाता है कम्युनिकेशन के सेंस में किया जाता है, यानी बातचीत, एक दूसरे के सामने हम बात कर सकते हैं, उसकी बातों को समझ सकते हैं, हम अपने बातों को उसके पास रख सकते हैं, इसलिए इन भाषाओं का यूज किया जाता है। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन रहा, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि भाई फर्स्ट भाषा क्या है। एक एक वर्ड को, इसका हिंदी भी वर्ड मैंने डिफाइन किया। नेक्स्ट देखिएगा, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। अब देखिएगा ग्लोबल का अर्थ होता है वैश्विक, ये एक विश्व स्तरीय भाषा है, विश्व स्तरीय यानी हर एक देश में इसका यूज किया जाता है, चाहे कोई भी देश है। 7 कंटिनेंट है, 7 कंटिनेंट, उन 7 कंटिनेंट में हर एक जगह यानी एवरी प्लेसेस, हर एक जगह इन भाषाओं का यूज किया जाता है। क्योंकि जो देखिएगा जो इज स्पोकन, अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इन बातों को समझते हुए आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। जैसे आपके साथ यहाँ पे आ जाए, ध्यान से समझिएगा, आपके साथ आ जाए इज स्टडी, इज स्टडी, अब देखिएगा सॉरी, इज आपके साथ क्या हो जाएगा, इज स्टडीड, STIDDIED, ठीक है, इज स्टडीड, ठीक है। अब देखिएगा इस स्टडी जैसे ही आपके साथ यहाँ पे आएगा, ध्यान से समझिएगा, जैसे ही आपके साथ यहाँ पे क्वेश्चन में यदि आपके साथ आता है, ध्यान से समझिएगा, यदि आपके साथ इज यहाँ पे आता है MR और इसके जस्ट बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, हमने क्या कहा कि जैसे ही आपके साथ बी फॉर्म, इसको बी फॉर्म कहा जाता है, यदि इज MR के साथ V3 आता है तो याद रखिएगा ये आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। किसका होता है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। और इसका हिंदी में बातें किया जाता है तो इसका हिंदी होता है आ जाता है, ई जाती है, ए जाते हैं। वैसे ही देखिएगा इज स्पोकन, इज स्पोकन, क्योंकि इंग्लिश क्या है, एक विश्व स्तरीय भाषा है जो पूरे विश्व में, देखिएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व में इसको स्पोक किया जाता है, पूरे विश्व में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये रहा सेकेंड डेफिनेशन। आई थिंक ये फर्स्ट डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गया होगा, ये सेकेंड डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इंग्लिश इज द स्मार्ट लैंग्वेज। ये क्या है, एक बहुत ही अच्छी भाषा है। स्मार्ट, इंसान को स्मार्ट बना देता है। जितनी फराटेदार आपको ये भाषाएं आती हैं, याद रखिएगा, आपके गांव में सुना होगा आपने कि आपको कुछ नहीं आती है, यदि ये भाषा आती है, यदि 2-4 वर्ड्स यदि टॉकिंग करते हैं इन भाषाओं में,
तो दूसरे के नज़र में आपका छवि A1 बन जाती है। इसलिए कहा जाता है कि ये क्या है, एक स्मार्ट लैंग्वेज, एक बहुत ही अच्छी भाषा है। विच जो हेल्प्स, देखिएगा यहाँ पे कनेक्ट्स है, एस या एस, यहाँ पर भी एस है, जो मदद करता है हमें इन में मेनी सेक्टर, बहुत सारे क्षेत्रों में, टू गो अहेड, आगे बढ़ने हेतु, आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे सेक्टर में ये भाषाएं जो है आपका काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है। इसलिए इन भाषाओं का, यदि आपके पास इस भाषाओं का अच्छा ज्ञान है, अच्छी समझ है आपके पास, यकीनन मानिए कि आप कहीं भी बेरोजगार नहीं हो सकते हैं। आप हमेशा अपने चित्र को और चरित्र, दिशा और दशा, इन 4 कंपोनेंट्स को आप इन्हेंसमेंट कर सकते हैं, आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आई थिंक ये तीनों डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से समझिएगा, इन तीनों डेफिनेशन में एक बात समझ में आई कि भाई इसका डेफिनेशन तो मुझे पता हो गया कि है क्या, ठीक है। अब समझेंगे कि भाई ये ध्यान से देखो, ये है क्या, भाषा किसे कहते हैं। हमें तो ये पता हो गया कि इंग्लिश है क्या, ठीक है। तो हमने कहा कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, तो फिर आपके माइंड में प्रश्न आना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा है तो फिर भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा का आइए देखते हैं, भाषा का भी डेफिनेशन देखते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है, छोटी छोटी बात है, छोटी छोटी कदम से छोटी छोटी मंजिलों पे पहुंचेंगे। तो आइए इन चीजों को देखते हैं। तो सेकेंड डेफिनेशन यहाँ पे आपके साथ ये रहा, एक मजेदार प्रस्तुति आपके सामने। तो यहाँ पे है आपका, हमने कहा कि आपका इंग्लिश क्या है, तो इसमें हमने बताया, सेकेंड डेफिनेशन बताया कि भाई इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तो भाषा किसे कहते हैं, क्योंकि आंखों की भी एक भाषा है। जब तक आंखों की भाषा आप समझोगे नहीं, सामने वाले के रिएक्शन नहीं समझ सकते हैं। आंखों की भाषा भी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमें आंखों की भाषा के साथ साथ वो भी एक टाइप की भाषा ही है, तो उसको भी आगे बढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए, उसमें भी बढ़ेंगे। पहले इसको देखते हैं कि भाषा कहते किसे हैं। तो याद देखिएगा, यहाँ पे कहा कि लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। देखिएगा भाषा क्या है, तो एक बातचीत करने का एक साधन है, एक माध्यम है, जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को किसी और के पास और किसी और की बातें को अपने पास रख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए कहा गया कि भाषा क्या है, तो एक माध्यम है। किसका, किसका, तो यहाँ पे आया है कम्युनिकेशन का, बातचीत करने का। कहीं टू आवर व्यूज विथ ईच अदर, हम एक दूसरे के सामने इन भाषाओं के माध्यम से, एक ये साधन है, इन साधन के माध्यम से हम अपनी बातों को किसी और के पास और उसकी बातों को हम अपने के पास खुद व खुद रख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसकी भावनाओं को समझ सकते हैं। जैसे आप उसकी भावनाओं को नहीं समझिएगा तो आपकी भावनाओं को नहीं समझेगा। इसलिए भावनाओं को समझना है, उसकी बातों को समझना है, उसकी आंतरिक यानी अंदरूनी बातों को जानना है। तो जानने का एक माध्यम है, वो क्या है, तो ये भाषा है। तो आई थिंक ये भाषा का डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा कितने टाइप्स के होते हैं। तो याद रखिएगा, जब भाषाओं का आविष्कार नहीं हुआ था हमारे देश में, ये पूरी दुनिया में जब ओरिजिनेट हुआ था, मानव जो है जब रामापिथेकस के रूप में आया था, मानव जो है उस समय ऑस्ट्रेलोपिथेकस के रूप में आया था, मानव जो है जैसे जैसे मानव का उद्गम होते गया, जैसे जैसे मानव जो है आगे बढ़ते गया, आहिस्ता आहिस्ता उन भाषाओं का उपयोग होना शुरू हो गया और विभिन्न प्रकार की भाषाओं का खोज हुई। उन विभिन्न प्रकार की भाषाओं की खोज में हम आए हैं। इन भाषाओं की कैटेगरी को हम बांट रहे हैं कि भाई इस भाषा है तो इसका भाषा कितने टाइप के होते हैं। तो
घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाषाएं अनगिनत नहीं होती हैं, सॉरी, भाषाएं अनगिनत होती हैं। भाषाएं के टाइप्स जो होते हैं वो अनगिनत नहीं होती है। यदि अनगिनत होती भी होंगी तो उन सारे भाषाओं को इकट्ठा किया गया है और इकट्ठा करके 3 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें सबसे फर्स्ट में है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा जो हम बातों को आदान प्रदान करते हैं, नोट नहीं करते हैं, कॉपी पे नहीं समझाते हैं, सिर्फ मुंह से मुंह, यानी कहा जाता है ना कि फेस टू फेस बातें किया जाता है। सुनेंगे, जुबान से आवाजें आएंगी, उनकी बातों को समझेंगे, हमारी बातों को वो समझेगा। दैट्स इट। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है भाई? आपको समझना है कि मौखिक भाषा क्या है, तो बस आप कहो, हम सुने। जैसे हम आपको समझा रहे हैं, आप सुन रहे हो, नोट तो कर नहीं रहे हो, तो हम समझा रहे हैं, आप समझ रहे हो, पढ़ रहे हो। इन चीज़ों को कहा जाता है कि अपने आप में ये मौखिक भाषा है। पर ध्यान से सुनो, पर हमारी जुबान से जो आवाज़ें आ रही हैं, उन्हीं आवाज़ों को यदि इस बोर्ड के माध्यम से नोट डाउन कर दे और नोट डाउन करके आपको समझाएं, तो वो भाषाएं हो जाती है रिटन लैंग्वेज, दैट मीन्स लिखित भाषा। ठीक है। और एक आपका है सिंबॉलिक लैंग्वेज, दैट मीन्स सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या है? तो इसका यूज याद रखिएगा, ज्यादातर गूंगे व्यक्ति जो गांव में होता है ना, उस गांव के व्यक्ति जो है इन चीज़ों का यूज करता है, क्योंकि उसके जुबान से आवाज़ आती नहीं है, वो आपको समझाने में सक्षम है नहीं, वो आपका क्या कहा जाता है कि उसको नोट डाउन करके बताएगा नहीं। इसलिए ये सांकेतिक भाषा जो है वो गांव में गूंगे व्यक्ति होते हैं, उनके भाषा जो होती है, उनके भाषाओं को हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। जैसे वाओ, समझ गए ना, इन भाषाओं को कहा जाता है सांकेतिक भाषा। समझ गए? तो ये गूंगे की भाषा है। ठीक है। अब देखो, जैसे हमने कहा कि भाषा किसे कहते हैं, तो भाषा का डेफिनेशन दिया। अब इसके बीच में एक और कॉमन बातें हैं, ढूंढो इसमें कॉमन बातें क्या है? आप पूछेंगे व्हाट इज कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन है क्या? कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? कम्युनिकेशन है क्या? इन कम्युनिकेशन को समझ देखेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ डेफिनेशन नोट की गई है। जैसे कम्युनिकेशन इज ए मीडियम ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन, यानी कम्युनिकेशन क्या है? तो जितनी भी मानव बींग्स है, जितने भी मानव प्रजाति है, उन मानव प्रजाति के एक्सप्रेस करने का जो माध्यम होता है, बात रखने का जो माध्यम होता है, उसी माध्यम को ही कहा जाता है कम्युनिकेशन। क्या कहा जाता है? कम्युनिकेशन। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो कृपया आपसे फिर से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। छोटा बम बड़ा धमाका। ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। अब पार्टी शुरू हुई है। अब पार्टी शुरू हुई है कि पार्टी क्या है भाई? आपने देखा भाषा क्या है, आपने देखा इंग्लिश क्या है, आपने देखा भाषा कितने टाइप्स के होते हैं, आपने देखा कम्युनिकेशन क्या है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब बढ़ते हैं व्हाट इज ग्रामर है क्या? क्योंकि ये आपका याद रखिएगा, जो बच्चे यदि 8 में पढ़ते हो, 9th में पढ़ते हो, 10th में पढ़ते हो, 11th में पढ़ते हो, या आपका 12th में पढ़ते हो, ये सबके अकॉर्डिंग, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इन चीज़ों को समझेंगे है क्या। ठीक है। जैसे ये समझ जाएंगे है क्या, तो आगे हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे। ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? तो आओ समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। क्या कि ग्रामर इज एन आर्ट ऑफ लैंग्वेज। देखिएगा, हमने फिर से कहा कि ये क्या है, जो आपके सामने जो डेफिनेशन जो नोट किया गया है, ये क्या है? तो किसी भी भाषा को प्रस्तुत करने का एक वे है, एक तरीका है। उन तरीकों के माध्यम से हम रख सकते हैं। अब देखो, जैसे सपोज मानिएगा कि आपके घर पे कोई गेस्ट आया हो और आपके
गेस्ट आएगा तो जाहिर सी बात है कि आप उसको नाश्ता कराइएगा, खाना वाना पूरा मैनेजमेंट कीजिएगा। यदि आपकी मम्मी जो है या आपके पिताश्री जो हैं, आपके पापा जी जो हैं, यदि बात करते हो और बात करते करते उनके जुबान से आए कि देखो सुनो, ए छोटू सुनो, या ए छोटी सुनो, अपने मामा को प्लेट में रख के नाश्ता दे दो, तो आपको हंसी आएगी, क्योंकि मामा जी को प्लेट में कैसे रखेंगे, अटेंगे कैसे? तो ये क्या है? ये भाषा तो है, शब्दों का तो गेम है, शब्दों का ये एक समूह तो है, पर आपको हंसी आएंगी क्योंकि आपके अंदर कमी क्या है? तो इसी भाषा को प्रस्तुत करने का आइडिया नहीं है, तरीका नहीं है। उन्हीं तरीकों को हम समझेंगे, मेथड को, वे को समझेंगे और आगे जानेंगे। तो हमने क्या कहा कि ग्रामर इज एन आर्ट ऑफ लैंग्वेज बाय विच, जिसके द्वारा वी लर्न, हम सीखते हैं हाउ टू राइट, हाउ टू राइट, कैसे नोट डाउन किया जाए शुद्ध शुद्ध, हाउ टू रीड करेक्ट, कैसे पढ़ें वो भी शुद्ध शुद्ध, ठीक है, एंड हाउ टू स्पीक, कैसे स्पीक करें, कैसे तो करेक्ट शुद्ध शुद्ध, और प्योरिटी ऑफ सेंटेंस, ये किसी भी सेंटेंस की शुद्धता को दिखाता है कि आपका सेंटेंस जो है, जिस वाक्य का आप यूज करते हैं उस वाक्य रखने का तरीका क्या है, वाक्य रखने का माध्यम, यदि स्ट्रैटेजी क्या है, आपकी रणनीति क्या है, उसी रणनीति को ही यहाँ पे कहा जाता है क्या, कि ये क्या है, ये ग्रामर है। अब आते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट देखो, आपके सामने फिर यहाँ पे आ गया कि इसकी अप्रोचेज क्या है, यानी दृष्टिकोण क्या है। ध्यान से समझना, इसका दृष्टिकोण क्या है, इसका अप्रोच क्या होती है, उन अप्रोच को हम समझेंगे। देखिएगा, जैसे इसके अप्रोच देखिएगा तो एक है, देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, ये क्या है, तो इसके अंदर क्या किया जाता है, देखिएगा, डिस्क्राइब्स हाउ लैंग्वेज इज एक्चुअली इज्ड, यानी इसमें दिखाया गया है कि किसी भी भाषा का डिस्क्राइब, यानी मतलब निश्चित तौर पे शुद्ध शुद्ध वे में कैसे प्रस्तुत किया जाए, कैसे वर्णन किया जाए, इसी वर्णन के तौर तरीकों को जो सिखाता है उसको कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिस्क्रिप्टिव। देखिएगा, डिस्क्रिप्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव, ठीक है, इसके अंदर क्या है कि जितने भी, यानी किसी भी भाषाओं का जब हम यूज करते हैं तो शुद्ध शुद्ध यूज करने का उसका नियम क्या है, सेट रूल्स फॉर करेक्ट यूजेज, उसका शुद्ध शुद्ध यूज करने का तौर तरीका क्या है, उसका नियम क्या है। जैसे किसी भी सेंटेंस को, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जब भी हम किसी भी सेंटेंस की बात करते हैं, कोई भी सेंटेंस है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जैसे हम इस सेंटेंस की बात करते हैं और सेंटेंस का हिंदी क्या होता है, वो वाक्य। यदि इसकी बात किया जाए तो हमने कहा कि जब इसको ब्रेक डाउन कीजिएगा तो ब्रेक डाउन में 3 पार्ट यहाँ पे आते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट में आपके साथ आते हैं और ये क्या है, आपका सब्जेक्ट, और सेकेंड में आपके साथ क्या आते हैं, वर्ब, ठीक है, क्या है आपका वर्ब, और थर्ड में आपके साथ क्या आता है, आपका ऑब्जेक्ट। ध्यान से समझना, यानी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब देखो, यदि सपोज मानिएगा कि इसको उठाकर यहाँ पे रख दें और इसको उठाकर यहाँ पे रख दें, ध्यान से समझना, इसको उठाए और इसके सामने इसके यहाँ पे रख दें, तो क्या उस सेंटेंस बन पाएगा? हाँ या ना, बन पाएगा? सेंटेंस नहीं बनेगा। सेंटेंस बनाने का कंडीशन क्या है कि सबसे फर्स्ट में हमें चाहिए क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, वर्ब, वर्ब के जस्ट बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, तभी जाके सेंटेंस बनेगा। वैसे ही हमने क्या कहा कि आपके साथ, ध्यान से समझना, आपके साथ हमने क्या कहा, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे देखिएगा, हमने क्या कहा कि जब भी हम प्रिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत शुद्ध यूज करने का जो नियम क्या है, उन नियमों को हम समझते हैं और 1 बाय 1 आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका 2 अप्रोचेज, आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। थर्ड में
यहाँ पे देखिएगा पेडागॉजिकल, देखिएगा पेडागॉजिकल ये क्या होता है, तो इसके अंदर क्या किया जाता है कि जितने भी टीचिंग यानी पढ़ाने का जो नियम है उन नियमों को इसके अंतर्गत सिखाया जाता है कि भाई बच्चे को पढ़ाएंगे कैसे, 1 to 5 के बच्चे हो तो उसको कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है, 6 to 8 का बच्चे को तो उसको कैसे पढ़ाएंगे, हाईएस्ट को यानी 9th 10th का बच्चे हो तो उसको कैसे पढ़ाएंगे। तो जितने भी पढ़ाने का जो वे है, ठीक है, तौर तरीका जो है उसका कैसे मतलब स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए पढ़ाने का, इन सब के नियमों को जहाँ पढ़ते हैं उसको कहा जाता है पेडागॉजिकल। अब देखिएगा एक है जनरेटिव, इसमें क्या किया जाता है कि जितने भी सेंटेंस का जो नया नया नियम को जनरेट किया जाता है यानी अनुमानसिकी जनरेटिंग, इसको कैसे जनरेट किया जाता है, उनके जो नियम क्या है उस नियमों को ऊपर फोकस किया जाता है, उन्हीं फोकस को फोकस करने का जो माध्यम होता है, जो स्ट्रैटेजी होता है, उन स्ट्रैटेजी को कहा जाता है जनरेटिव। आया समझ में? तो 1 2 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ये 4 अप्रोचेज है इसको पढ़ने का, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक के वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। यदि इसके बावजूद भी आपको समझ में ना आए तो आप अपना समस्या को कमेंट बॉक्स में दें, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना समस्या को कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि आपके समस्या का समाधान के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। यदि आपकी समस्या का समाधान ना हो तो फिर मुझे पढ़ाने से कोई फायदे नहीं है, ठीक है। इसलिए समस्या का समाधान होना चाहिए, यदि समस्या है तो समाधान होगा। दुनिया में कोई ऐसा समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, होगा ही होगा, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखो, अब देखेंगे कुछ इसका कंपोनेंट को देखेंगे, कंपोनेंट को समझेंगे कि ये क्या है कंपोनेंट। जैसे आपने देखा होगा कि ध्वनि का नाम आपने सुना होगा। हम ध्वनि के माध्यम से क्या करते हैं कि किसी न किसी शब्दों का स्ट्रक्चर को बनाते हैं, और जैसे ही शब्द बन जाता है ना तो हम शब्द के माध्यम से अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो उस एक्सप्रेशन हेतु हमें क्या चाहिए, कुछ शब्दों का समूह चाहिए, और उन शब्दों के समूह को हम कहते हैं सेंटेंस। क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। हालांकि सेंटेंस से पहले जब शब्दों का समूह होगा, यदि उसमें वर्ब नहीं होता है तो उस वर्ब नहीं होता है तो उसको फ्रेज कहते हैं, वाक्यांश, वाक्यांश कहा जाता है, ठीक है। वाक्य का एक अंश होता है पर उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, दैट मीन्स वर्ब नहीं होता है, और जिसमें वर्ब ना हो वो सेंटेंस नहीं होता है, ठीक है। तो इसके माध्यम से हम 1 by 1 समझेंगे। देखिएगा, जिसमें सबसे फर्स्ट में ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी का हिंदी होता है वर्ण विचार। क्या होता है इसका हिंदी का होता है, तो याद रखिएगा, इसका हिंदी होता है वर्ण विचार, यानी वर्ण ध्वनि, जैसे अ आ ई क ख ग, वैसे क कानून का हर्षिन की इस सुनते हैं ना, वैसे ही आपका इस भाषा में भी अल्फाबेट का आपने नाम सुना होगा, ABC यानी A से Z तक। उनके माध्यम से हम क्या करते हैं कि इस वर्ण का पहचान करते हैं। जैसे देखो, यहाँ पे अक्षर की पहचान होती है, उसको बनाया कैसे जाता है, यानी शब्दों की पहचान होती है। कन्वेंशन फॉर राइटिंग, यानी जो लिखित जो होता है, जो राइटिंग करने का कन्वेंशन क्या होना चाहिए, भाषाओं को शुद्ध शुद्ध कैसे नोट किया जाए, उसके साथ साथ इस कौन से अक्षरों का वर्ड बनाने के लिए कौन से अक्षरों का किस वर्ड के साथ कंबाइन बने, इन सारी चीज़ों का जहाँ स्टडी करते हैं ना, उन चीज़ों को कहा जाता है ऑर्थोग्राफी कहा जाता है। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्या है? इटिमोलॉजी। याद देखिएगा, इसका हिंदी होता है शब्द विचार। क्या होता है? क्या होता है बाबू? शब्द विचार। शब्द, देखो पहले वर्ण सीखेंगे, इसमें जैसे ही आपको ये पहचानने आ जाएगा तो इस वर्ण के माध्यम से हम सीखेंगे शब्द बनाना। अब बताओ, जैसे देखो ध्यान से, सपोज मानिएगा कि ABCD डॉट 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 XYZ, ठीक है। यहां से यहां तक ये टोटल संख्या कितना है?
तो याद रखिएगा इसकी संख्या कितना है, 26 अक्षर है। ठीक है, क्या हम इन 26 अक्षरों को जैसे चाहे उठा पटक के हाथ पांव तोड़ ताड़ के क्या हम वर्ड बना पाएंगे? संभव नहीं है। सबका नियम होता है, सबका क्या होता है, सबका अपना अपना नियम होता है। इस नियम के माध्यम से ही हम समझ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए हमने कहा, ध्यान समझिएगा, इसलिए हमने कहा कि जब भी वर्ण बन जाएगा तो वर्ण के बाद हम सीखेंगे शब्द बनाना, कि शब्द बनते कैसे हैं। ठीक है, जब शब्द बनाएंगे तो शब्द में देखो सबसे फर्स्ट में देखिए ट्रीट्स द क्लासिफिकेशन, इसके वर्गीकरण, इसका मतलब क्या कहा जाता है, प्रकार, क्लासिफिकेशन देखेंगे। शब्दों का ओरिजिन कैसे होता है, बनता कैसे, उसको देखेंगे। हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों की इतिहास पढ़ेंगे कि शब्दों का इतिहास क्या है। इंक्लूडिंग हाउ देयर फॉर्म्स, उसका कौन कौन सा रूप होते हैं। एंड मीनिंग चेंज ओवर टाइम, समय के अकॉर्डिंग उसके मीनिंग में क्या क्या परिवर्तन हुआ है। उन सभी चीज़ों को जिसके माध्यम से हम स्टडी करते हैं उसी चीज़ को कहा जाता है क्या, शब्द विचार। ध्यान से सुनना, उसको क्या कहते हैं, शब्द विचार, यानी इटिमोलॉजी उसको कहा जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट वी हैव सिंटैक्स। अब देखो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। हमने कहा ना कि यहाँ पे देखो ध्यान से आपके साथ, यहाँ पे देखिएगा सिंटैक्स। सिंटैक्स का अर्थ होता है वाक्य विचार। क्या होता है, वाक्य विचार। वाक्य के ऊपर हमें विचार किया जाए कि वाक्य बनते कैसे हैं। जैसे फोकस ऑन द रूल्स गवर्निंग सेंटेंस, यानी सेंटेंस का क्या भूमिका है, सेंटेंस कैसे गवर्न करता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ध्यान से सुनो, स्ट्रक्चर क्या है। साथ ही साथ सब शब्द बनाएंगे तो शब्द बनाने, जो सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस में जो वर्डों का जो समूह होगा उन समूह का देखेंगे कि उन वर्डों के समूह में कौन से शब्द का कहाँ यूज होना चाहिए। दैट मीन्स वर्ड ऑर्डर, इनको देखेंगे। उसके बाद से टेंस को समझेंगे। टेंस याद रखिएगा, हमने कहा ना टेंस, ये क्या है, टेंस। किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए पहले टेंस को समझना है। और जैसे ही टेंस समझ में आ जाएगा तो देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। जैसे अभी हमने कहा कि मामा को प्लेट में रख के नाश्ता दे दो, तो शब्दों का तो समूह था पर उसके अंदर मिस्टेक यही था, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। और जैसे ही शब्दों की सजावट जो है यदि सही नहीं होंगी तो फिर वो सेंटेंस नहीं बनेगा। तो देखो ध्यान से, नंबर फर्स्ट ऑर्थोग्राफी, सेकेंड इटिमोलॉजी, सेकेंड आपका सिंटैक्स। जैसे ये तीनों समझ में आ जाएगा तब आएंगे पंक्चुएशन। अब देखिएगा, किसी भी शब्दों का समूह होगा तो शब्दों के समूह के अंत में कुछ कुछ पंक्चुएशन मार्क दिया जाता है। जैसे फुल स्टॉप हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, सेमीकोलन हो गया, हाइपन हो गया। तो इस टाइप के चिन्हों का वाक्य के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, तो कहाँ यूज किया जाता है, कहाँ पे फुल स्टॉप होगा, कहाँ कॉमाज होगा, इस टाइप के जहाँ यूज करते हैं। राइटिंग स्ट्रक्चर में इसका क्या भूमिका है, ये कैसे आगे कोहेरेंट करता है, कैसे उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर कैसे इसका यूज होता है, इन सब का जहाँ स्टडी करते हैं उन स्टडी को कहा जाता है पंक्चुएशन। इसका 5 कंपोनेंट होता है, इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, द नेक्स्ट है आपका प्रोसोडी। प्रोसोडी का अर्थ होता है छंद विचार। जैसे गांव में देखोगे कुछ सोनेट होता है, सोनेट 14 पंक्ति का होता है। तो इसमें देखिएगा, इसमें दिया है, देखिएगा रिदम, स्ट्रेस, इनोवेशन। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको आप लोग सर्च कर लीजिएगा। इसका नाम है इनोवेशन, इनोवेशन ऑफ स्पीच। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द स्टडी वर्ड्स एंड प्रॉपर वे रीड एंड स्पीक। यानी इसका सही पढ़ने का तौर तरीका क्या है, यानी एक प्रॉपर वे में, एक सही वे में कैसे पढ़ पाएंगे, यानी कैसे, हाउ टू रीड एंड हाउ टू स्पीक। ठीक है, इन सब का कहाँ यूज होता है। जैसे आपने संगीत में सुना होगा सारे गामा पा धा नी नी सा, इस टाइप के होता है ना स्टार्टिंग। तो जहाँ पे आपको एक सुर होना चाहिए, एक रिदम होना चाहिए कि किसके बाद कौन से सेंटेंस को खत्म किया जाता है, कौन से वर्ड अंत में आएगा, कौन सा वर्ड फर्स्ट में आएगा और कहाँ पे क्या चीज़ का होना चाहिए। तो इन जितने भी चिन्ह है ना, ये फुल स्टॉप, आपका कॉमाज, इन सब का जहाँ स्टडी होता है, वो जहाँ स्टडी होता है उसको कहा जाता है प्रोसोडी। इसके 1 बाय 1 एक छोटा सा आपका एक क्या कहा जाता है, इससे अवगत करा देते हैं। हालांकि इसका एक एक टॉपिक्स है, एक एक टॉपिक्स को इसमें देखा जाएगा और समझा जाएगा। ठीक है,
तो नेक्स्ट आपके साथ ये आपको यहाँ पे आ गया। तो आइए थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब आइए ध्यान से समझिएगा, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, आ गया ना। यदि आ गया होगा तो कृपया आप अपना ये चिन्ह के माध्यम से कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि हाँ सर ये समझ में आ गया होगा, सॉरी समझ में आ गया। यदि नहीं आया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आइए जब तक आगे की तरफ देखते हैं। हमने अभी अभी देखा, अभी अभी आपके सामने यहाँ पे हमने रखा, ध्यान से समझिएगा। हमने कहा कि सबसे फर्स्ट में हमने देखा कि ये क्या है, तो याद रखिएगा आपका जवाब आया कि सर ये अपने आप में एक भाषा है। क्या है? भाषा है। तो फिर भाषा आया कहाँ से? तो याद रखिएगा भाषा की पहचान कैसे होती है? तो याद रखिएगा भाषा का पहचान साउंड से होती है। किससे होती है? साउंड से। भाषा की पहचान साउंड से होती है, ठीक है। भाषा का पहचान किससे होती है? साउंड से होती है, ठीक है। अब देखिएगा साउंड होता है जैसे किसी भी भाषा का, जैसे हम यदि हिंदी में आपसे बातें करें तो आप आवाज़ को सुन करके बता सकते हैं कि हिंदी भाषा है। यदि हम इंग्लिश में टॉकिंग करें तो आप बता सकते हैं, सुनकर साउंड के माध्यम से सुनकर बता सकते हैं कि आपकी भाषा ये है। बात समझ में आया? तो हमने कहा कि इंग्लिश क्या है? तो अपने आप में एक भाषा है, इन लैंग्वेज है। ये कहाँ से आया है? तो साउंड से आया है। अब साउंड कितना होता है? तो याद रखिएगा साउंड कितना होता है? तो ये साउंड याद रखिएगा, ये साउंड कितना होता है? 44 साउंड होता है। अब देखो ये 44 जो साउंड है, ये 44 जो साउंड है ये किसके माध्यम से है? तो याद रखिएगा ये है आपका IPC यानी इंटरनेशनल फोनेटिक्स चार्ट। इसके अकॉर्डिंग इस इंग्लिश में बात करते हैं साउंड की, तो ये साउंड 44 है। अच्छा, इसको समझने पर यहाँ पे समझो कि जब भी इस भाषा को सीखेंगे तो इस भाषा को सीखने का अपना एक सिस्टम्स है, और ये सिस्टम्स कितना है? तो याद रखिएगा ये 3 सिस्टम्स है। ध्यान से समझना। सबसे फर्स्ट सिस्टम्स का याद रखिएगा, सबसे फर्स्ट सिस्टम्स को कहते हैं फोनोलॉजी, और इसका हिंदी होता है ध्वनि विज्ञान। क्या होता है बाबू? ध्वनि विज्ञान। अब देखो ये शब्द 2 शब्दों से बना है, जिसमें से एक शब्द है, याद रखिएगा एक शब्द है जिसको कहा जाता है फोनो, और एक शब्द है जिसका नाम है लॉजी। देखो फोनो का अर्थ होता है साउंड यानी आवाज, ठीक है, और इसका अर्थ होता है स्टडी ऑफ। अब देखो इसको सजाओ, जैसे ही आप सजाइएगा तो इसका आएगा क्या? स्टडी ऑफ साउंड। यानी जहां पे हम, याद रखिएगा, हम जहां पे विभिन्न प्रकार के, यहाँ पे देखिएगा जहां पे हम भिन्न भिन्न टाइप्स का आपके साथ जो यूज करते हैं उनको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कोई बात नहीं है, इसको समझते हैं आगे कि स्टडी ऑफ साउंड में देखिएगा जहां पे हम क्या करते हैं कि विभिन्न प्रकार के साउंडों का अध्ययन करते हैं, उन चीजों को कहा जाता है फोनोलॉजी, ठीक है। ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछता है, चाहे एसएससी का एग्जाम दो, चाहे आपका CHSI का एग्जाम हो, उसमें भी आपका आएगा कि स्टडी ऑफ साउंड, यानी जहां पे ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? फोनोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कब ए का अ हो जाता है, कब ए का ए होता है, कब ए का ओ हो जाता है, कब ए का अ हो जाता है, इन चीज़ों का जहाँ स्टडी किया जाता है ना उसको कहा जाता है फोनोलॉजी। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा आगे भी देखेंगे इसको, आगे यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, तो ये फर्स्ट पार्ट है, ध्यान से समझिएगा। सेकेंड पार्ट में आपके साथ आता है, और इसको कहा जाता है क्या? मोर्फोलॉजी।
यानी इसका हिंदी होता है शब्द विज्ञान। ध्यान से समझिएगा, जैसे आपको ऑर्थोग्राफी हमने पढ़ाया अभी जस्ट पीछे, तो वैसे ही यहाँ पे फोनोलॉजी हो गया और मॉर्फोलॉजी। अब देखिएगा, ये दो भागों में इसको भी बांटेंगे और एक का नाम है मॉर्फो और दूसरी का नाम है लॉजी। देखिएगा, इसका अर्थ होता है आपके साथ, इसका अर्थ होता है वर्ड और इसका अर्थ होता है स्टडी ऑफ। क्या होता है? स्टडी ऑफ। इसको ऐसे कीजिए, इसको इधर भेजिएगा तो आपके साथ आएगा स्टडी ऑफ वर्ड। यानी जहाँ पे हम भिन्न भिन्न प्रकार के शब्दों का अध्ययन करते हैं उसको कहा जाता है मॉर्फोलॉजी। ठीक है, अब देखिएगा टोटल इंग्लिश में आइएगा तो मात्र 9 ही वर्ड है। कितने वर्ड्स हैं? ये 9 ही वर्ड्स हैं और इस 9 वर्ड का स्टडी करते हैं और इस 9 वर्ड का जहाँ स्टडी करते हैं इसी स्टडी को कहा जाता है क्या? इसी स्टडी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है, ध्यान से समझना, इसी को कहा जाता है आपके साथ, इसी को कहा जाता है मॉर्फोलॉजी। अब कौन कौन है समझिएगा, तो इसमें 9 कौन कौन है तो याद रखिएगा, इसी 9 को कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसको क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे ही ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका मॉर्फोलॉजी का स्टडी हो जाएगा, मॉर्फोलॉजी का जैसे ही आपके साथ स्टडी हो जाएगा तो इन स्टडी को ही हम कहते हैं आपस में, जैसे ही स्टडी हो जाएगा तो तीसरे पॉइंट पे आपके साथ आता है और उसको कहते हैं सिंटैक्स, या इसी को कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, और इसमें सिंटैक्स में यहाँ पे हमने ध्वनि को सीखा, इस ध्वनि के माध्यम से शब्द बनाया और शब्द के माध्यम से सिंटैक्स यानी वाक्य बनाया। ठीक है, तो ये आपके साथ ये रहा आपका सिस्टम्स कि इस भाषा को सीखेंगे कैसे। तो पहले ध्वनि सीखेंगे, ठीक है, जैसे ध्वनि आएगा तो इसी ध्वनि के माध्यम से शब्द बनाएंगे और जैसे ही शब्द बन जाएगा तो इसी शब्द के माध्यम से हम वाक्य बनाएंगे। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यदि किसी को नहीं समझ में आया तो पुनः फिर से कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, ठीक है, और इसको नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसको समझाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देखिएगा हमने क्या कहा कि सबसे फर्स्ट में हमने सीखा इसको, तो आपने कहा कि सर ये अपने आप में क्या है, तो एक भाषा है। ठीक है, हमने कहा कि भाषा को पहचानेंगे कैसे, तो भाषा को पहचानने का तरीका साउंड है, और साउंड हमने कहा कि ये साउंड कितना होता है 44 होता है। अब इस 44 साउंड को हम 2 हिस्सों में बांटेंगे। जैसे एक आपके साथ आएगा कॉन्सोनांट साउंड, और ये कॉन्सोनांट साउंड की संख्या कितनी होती है 24, ध्यान से समझिएगा। और एक होता है और इसको कहते हैं वाउल साउंड। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है 20। ठीक है, अब देखो इसमें आइएगा तो इस 20 साउंड को हम 2 हिस्सों में बांट कर पढ़ेंगे, जिसमें से एक का नाम है और इसको कहते हैं मोनोथॉन्ग साउंड, और एक आता है इसको कहते हैं डिप्थॉन्ग साउंड। ध्यान से समझिएगा, मोनोथॉन्ग और डिप्थॉन्ग। अब देखो मोनो मतलब होता है एक, यानी जहां पे अ से अ के बीच का
एक ही साउंड आता हो तो ऐसे साउंड को कहा जाता है मोनोफथंग साउंड। जैसे ध्यान समझिएगा, जैसे आपके साथ आ गया ये कार, देखो तो यहाँ पे ए है, आपका क्या है वोवेल फिंगटर है, तो ए है तो ए का यहाँ पे का आ एक ही साउंड है तो इसको कहेंगे ये मोनोफथंग साउंड है। वैसे ही आपके साथ यहाँ पे आपके साथ आता है, इसको कहते हैं रीड, ईड। वैसे ही आपके साथ आता है फायर। इस टाइप के साउंड को यहाँ पे ए, यहाँ पे ई ए, तो ऐसे साउंड को कहा जाता है मोनोफथंग साउंड। ठीक है, इसकी संख्याएं जो होती है वो आई थिंक 8 होता है, एक बार देख लीजिएगा आप। ठीक है, डिप्थोंग यहाँ पे देखिएगा डी, डाई का मतलब होता है 2, यानी जिसमें अ से अ के बीच का 2 साउंड एक साथ क्रिएट होता हो तो ऐसे साउंड को कहा जाता है डिप्थंग साउंड। ठीक है, जैसे आपके साथ यहाँ पे यूज करते हैं नाइस, क्या पढ़ते हैं नाइस, तो इसको क्या लिखिएगा, देखिएगा नाइस, ऐसे ही तो पढ़िएगा। तो देखिए ना में एक आ और यहाँ पे क्या है ई, तो देखो तो 2 का साउंड आया एक साथ, तो जब 2 का साउंड एक साथ आएगा तो इसको कहा जाता है ये डिप्थंग साउंड है। ठीक है, नाइस हो गया। वैसे ही और भी आपका एग्जाम्पल, जैसे हाइट हो जाएगा, इसी में आपके साथ एक और भी एग्जाम्पल आ जाएगा, फाइट हो जाएगा। ठीक है, इसी में और भी एग्जाम्पल आपके साथ टाइट हो जाएगा, तो इसमें देखिएगा टा आ ई, 2 साउंड एक साथ, आ प्लस ई, ये 2 साउंड एक साथ है तो ऐसे साउंड को कहा जाता है कि ये अपने आप में क्या है, ये डिप्थंग साउंड है। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यदि किसी कोई डाउट है तो डाउट अपना कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद से इसी साउंड के माध्यम से और भी आगे बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उस नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम बढ़ेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो समझ में आया, तो आप अपने दोस्तों के बीच इससे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, क्योंकि बिहार का नंबर 1 प्लेटफॉर्म को बनाना है। और हम ही नहीं, हमारे साथ और भी टीचर्स इस मंच के माध्यम से आपकी सहायता, एक छोटा सा सहायता देने आएंगे। उन सहायता को आप लीजिए, अपने जीवन में उन्नति कीजिए और जीवन को आगे बढ़ाइए। और 2027 में बिहार टॉपर्स में टॉप 10 में आने का प्रयास कीजिए। ये बिहार बोर्ड के बच्चे, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, उनके लिए भी बहुत ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इन वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। एक बार में नहीं समझ में आए 2 बार में समझिएगा, 2 बार में नहीं समझ में आए 3 बार में समझिएगा, लेकिन समझिएगा। समस्या को नहीं रखना है, डाउट को नहीं रखना है। ठीक है, तो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। तब तक के टाटा बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।